गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जिस प्रकार से मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्थिति समय आरेख और वेग समय आरेख कण की गति के बारे में क्या देते हैं जानकारी, उसी प्रकार नेक्स्ट आपका आता है त्वरण समय आरेख। तो त्वरण समय आरेख से भी गति की विभिन्न स्थितियों के बारे में पता चलता है कि कण कितने प्रकार से गति कर रहा है। क्लियर है बेटा? यदि समय के साथ त्वरण का मान एक समान है, यानी त्वरण का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वस्तु एक समान त्वरण से क्या है, गतिशील है। और यदि समय के साथ त्वरण के मान में परिवर्तन है तो हम कहेंगे कि वस्तु असमान त्वरण से क्या है, गतिशील है। चाहे जो मिलने वाला वक्र चाहे रेखीय हो या अरेखीय, दोनों ही स्थितियों में जो त्वरण होता है वो क्या होता है, एक समान। क्लियर बेटा? ध्यान रखना, यदि समय के साथ त्वरण का मान परिवर्तित नहीं है तो हम बोलेंगे कि जो कण है वो एक समान त्वरण से गतिशील है। क्लियर? और यदि समय के साथ त्वरण के मान में परिवर्तन है तो हम बोलेंगे कि जो वस्तु है वो असमान त्वरण से गतिशील है। यदि मैं बात कर दूं एक समान त्वरण के लिए, तो बेटा एक समान त्वरण के लिए किस प्रकार से वक्र बनेगा? तो यदि हम त्वरण और समय के मध्य में यदि वक्र बनाना चाहे, तो बेटा ये मैंने एक्स अक्ष पर ले लिया टी समय और मैंने वाई अक्ष पर ले लिया त्वरण ए। तो यदि इस प्रकार का आपको पास ग्राफ आ जाए, इस प्रकार का वक्र आ जाए बेटा त्वरण और समय के मध्य में, तो ये त्वरण और समय के मध्य में जो वक्र है वो किसको बताता है बेटा? एक समान त्वरण को। यानी ये वाला वक्र किसको बताएगा बेटा? एक समान त्वरण को। तो ये वाला वक्र बेटा रिप्रेजेंट करेगा एक समान त्वरण को। क्लियर? क्योंकि बेटा यदि मैं एक्स अक्ष पर यदि समय मैंने जैसे यहाँ पर 1 सेकेंड लिया, इधर मैंने 2 सेकेंड लिया, इधर बेटा मैंने 3 सेकेंड लिया, इधर मैंने 4 सेकेंड और इस प्रकार से 5 सेकेंड, यानी समय को मैंने सेकेंड में लिया। और इधर मैंने त्वरण को, त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इधर जैसे मैंने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया, इधर मैंने 4 और ये 6। तो बेटा हम क्या कह रहे हैं कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर कण का जो त्वरण है वो कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर भी जो कण का त्वरण है वो भी कितना बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसी प्रकार t इक्वल टू 3 सेकेंड पर भी जो कण का त्वरण है वो कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी समय का मान बढ़ रहा है लेकिन त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि जो कण है वो एक समान त्वरण से क्या है? गतिशील है। क्लियर? और एक और बात ध्यान रखना बेटा, तो यदि त्वरण और समय के मध्य में आपसे कोई वक्र पूछे तो इस प्रकार का वक्र हमें प्राप्त होता है। अच्छा एक और बात बेटा, कि जो त्वरण और समय का जो वक्र है उसके नीचे का जो क्षेत्रफल है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे कि ये त्वरण समय आरेख है। क्या है ये बेटा? त्वरण समय आरेख। और त्वरण समय आरेख के जस्ट नीचे का जो क्षेत्रफल होता है, ये वाला क्षेत्रफल, ये किसको बताता है? वस्तु के वेग में परिवर्तन को बताता है। किसको बताता है बेटा? वस्तु के वेग में परिवर्तन को बताता है। ध्यान रखना, त्वरण समय आरेख और समय के मध्य का जो क्षेत्रफल है, ये वक्र का जो क्षेत्रफल है वो किसको बताएगा? वेग में परिवर्तन को व्यक्त करता है। जिस प्रकार से मैंने ले लिया कि t1, ये t2, तो बेटा ये मैंने t1 और t2 के मध्य का ये छायांकित क्षेत्र लिया, इसे बोलेंगे छायांकित क्षेत्रफल, t1 और t2 समय अंतराल के मध्य का। तो बेटा ये t1 और t2 समय अंतराल के मध्य का ये मैंने छायांकित क्षेत्रफल लिया। तो ये छायांकित क्षेत्रफल किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेग को। किस प्रकार से? चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? चूंकि a इक्वल टू होता है b अपॉन टी, सॉरी b इक्वल टू होता है बेटा त्वरण, a इक्वल टू होता है b अपॉन टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है बेटा? त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। इसलिए यहाँ से अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? b इक्वल टू a इंटू टी, ये प्राप्त हो जाएगा। अब चलो मैं इस वाले क्षेत्रफल निकालता हूँ। तो अच्छा ये क्या बन रहा है? आयत। अब चूंकि आयत का क्षेत्रफल a इक्वल टू, आयत का क्षेत्रफल a इक्वल टू होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये तो मैंने लंबाई मान ली, तो लंबाई मैंने मान ली बेटा डेल्टा a,
ये वाला मैंने मान कितना मान लिया, ए मान लेता हूँ। तो ये वाला मैंने मान लिया मैंने ए, और ये मैंने मान लिया बेटा डेल्टा टी। ये मैंने क्या ले लिया, डेल्टा टी। क्लियर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ए इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा टी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा बी। यानी जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है किसके मध्य में, त्वरण समय आरेख और समय के मध्य में जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है, ये किसको बताता है बेटा, वेग में परिवर्तन को बताता है। क्लियर है बेटा। तो ये तो हो गया एक समान त्वरण के लिए। अब यदि मैं बात करूं असमान त्वरण के लिए, तो असमान त्वरण के लिए जो आरेख है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये टी और ये बी, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आपके पास आरेख आ जाता है, तो इस प्रकार का ये आरेख है, यानी वक्र की जो ढाल है, यदि वेग और समय के मध्य में यदि वक्र दिया है, तो जो वक्र की ढाल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, त्वरण को। तो ये वक्र की ढाल है त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा। और आप इसमें क्या देख रहे हो कि जो त्वरण है वो एक समान त्वरण से जो वस्तु है वो क्या है, गतिशील है। क्लियर बेटा। लेकिन इधर की बात करते हैं, यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो समय पर वस्तु का त्वरण जीरो नहीं है, क्या है, कुछ पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है। तो हम ओवरऑल बोलेंगे कि जो वस्तु वो असमान त्वरण से क्या है, गतिशील है। क्लियर। या फिर आपको इस प्रकार से ग्राफ मिल जाए बी और टी के मध्य में, या आपको बी और टी के मध्य में कुछ इस प्रकार से वक्र मिल जाता है। किसके मध्य में बेटा, बी और टी के मध्य में यदि आपको वक्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, तो यदि बी और टी के मध्य में यदि वक्र आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, ये भी किसको बताएगा बेटा, असमान त्वरण को। यानी ये दोनों वक्र किसको बताएंगे बेटा, असमान त्वरण को। असमान त्वरण को, ये दोनों वक्र असमान त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि बेटा यदि मैं इस पे दो बिंदु लेके चलता हूँ, जैसे मैंने बिंदु ए ले लिया, इधर मैंने बिंदु बी ले लिया, तो यदि मैं ए और बी बिंदु की बात करूं और यदि मैं इन पर वक्र का ढाल अर्थात टेन थीटा निकालता हूं, तो वो त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे त्वरण का मान ज़्यादा आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया त्वरण का मान A1 है, यहाँ पर त्वरण का मान क्या है, A2। तो बेटा हमेशा A2 इज ग्रेटर देन क्या आएगा, A1। और आप इसको निकालना अच्छी तरह से जानते हो। किस प्रकार से निकालते हैं मैंने बताया। सबसे पहले एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, और स्पर्श रेखा खींचने के पश्चात ये स्पर्श रेखा खींचते हैं दोनों बिंदुओं पर, और स्पर्श रेखा खींचने के पश्चात यहाँ पे क्या निकालते हैं अपन, वक्र की ढाल। तो यहाँ पे θ1 मान लेते हैं, यहाँ पर वक्र की ढाल क्या मान लेते हैं, θ2। अब चूंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि θ2 इज ग्रेटर देन क्या है, θ1, और यदि मैं दोनों तरफ tan लूँगा तो ये tan θ2 इज ग्रेटर देन हो जाएगा tan θ1। क्लियर। यानी A2 इज ग्रेटर देन क्या जाएगा बेटा, A1। तो ध्यान रखना ये दोनों ही जो वक्र है वो असमान त्वरण को बताते हैं। तो ओवरऑल बात कोई यदि असमान एक समान त्वरण की बात करें, तो यदि त्वरण का मान समय के साथ में परिवर्तित नहीं है, तो हम बोलेंगे कि वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है। और यदि समय के साथ में वस्तु के त्वरण के मान में परिवर्तन है, चाहे वो वक्र रेखीय हो चाहे अरेखीय हो, तो दोनों किसको बताएंगे बेटा, असमान त्वरण को बताते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लेक्चर नंबर 12 बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक समान गति। आज मैं दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। एक तो है एक समान गति और दूसरी है एक समान त्वरित गति। तो एक समान गति के बारे में बात करते हैं। तो एक समान गति, एक समान गति के बारे में बात करते हैं। ऐसी गति जिसमें प्रत्येक बिंदु पर कण का वेग क्या हो, एक समान हो। ऐसी गति मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। ऐसी गति जिसमें प्रत्येक बिंदु पर कण का वेग
समान हो कण की गति एक समान गति कहलाती है। क्लियर बेटा? ऐसी गति जिसमें प्रत्येक बिंदु पर कण का वेग समान हो तो कण की गति कैसी कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। क्लियर? चूंकि कण की गति क्या बेटा? एक समान है, यानी प्रत्येक बिंदु पर कण का वेग क्या है? एक समान। यानी बी क्या दे रखा है आपको? नियत। तो बी आपको नियत दे रखा है, तो बी आपको नियत दे रखा है, यानी कण का वेग क्या है? एक समान। कण के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात बी क्या है? एक समान। अब चूंकि हम जानते हैं तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण ए इक्वल टू क्या होता है? डीवी बाई डी टी। क्लियर? अब चूंकि वेग क्या नियत है आपको, यानी कि कण के वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, दे रखा है आपको, तो कण के वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। और यदि हम नियत राशि का यदि हम अपकलन करते हैं, ध्यान रखना, यदि नियत राशि का मैं अपकलन करूंगा तो उसका मान सदैव क्या प्राप्त होगा? शून्य। तो ओवरऑल अपन क्या बोल सकते हैं कि एक समान यदि गति है कण की, यानी कण के वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो बेटा उसका त्वरण भी क्या होगा? शून्य होगा। यानी एक समान गति में कण का त्वरण हमेशा क्या होता है? शून्य प्राप्त होता है। क्लियर? यदि मैं बात कर दूं एक समान गति के लिए, तो एक समान गति के लिए यदि मैं वक्र यानी परिवर्तन वक्र बनाना चाहूं तो बेटा परिवर्तन वक्र अपन को किस प्रकार से प्राप्त होंगे? तो यदि मैं परिवर्तन वक्र के लिए बात करूं, यदि मैं परिवर्तन वक्र बनाना चाहूं एक समान गति के लिए, तो यदि एक समान गति के लिए यदि मैं परिवर्तन वक्र बनाऊंगा, तो यदि मैं विस्थापन और समय के मध्य में, किसके मध्य में? विस्थापन और समय के मध्य में, इधर मैंने ले लिया विस्थापन और इधर मैं ले लेता हूं समय। तो यदि एक समान गति के लिए मैं विस्थापन और समय के मध्य में परिवर्तन वक्र बनाऊं, तो बेटा हमको कुछ इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ये सीधी रेखा जो वक्र का ढाल बताती है, तो वक्र का ढाल इसमें किसको बताएगी? वेग को। तो ये वाला जो वक्र है वो एक समान वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है। यदि विस्थापन और समय के मध्य में एक समान वेग के लिए यदि हम परिवर्तन वक्र बनाना चाहेंगे, तो बेटा वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। और यदि मैं इसी परिवर्तन वक्र को, यानी एक समान वेग के लिए परिवर्तन वक्र को वेग और समय के मध्य में बनाना चाहूँ, किसके मध्य में? वेग और समय के मध्य में। यदि मैं वेग और समय के मध्य में इस परिवर्तन वक्र को बनाना चाहूँ एक समान वेग के लिए, तो वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। क्लियर? ये जो हम पहले बता चुके हैं परिवर्तन वक्रों में, तो बेटा ये वेग और समय के मध्य में एक समान वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख रहे हो कि समय का मान बढ़ रहा है, लेकिन वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। यानी वेग जैसे यहाँ पर मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, इस जगह यदि कण का वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ओवरऑल चाहे समय t इक्वल टू 0 पे बात करो या t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे बात करो, यानी अनंत पर, वेग का मान 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तो ये दोनों जो वक्र हैं वो किसको बता रहे हैं? एक समान वेग को बता रहे हैं। तो एक समान गति क्या होती है आप समझ गए कि ऐसी गति जिसमें प्रत्येक बिंदु पर कण का वेग क्या हो? एक समान। कण की गति क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। क्योंकि b का मान क्या रहता है? नियत। तो इसका मतलब यदि नियत का मैं अपकलन करता हूँ t के सापेक्ष, तो बेटा हमेशा क्या मिलता है? शून्य। यानी एक समान गति में त्वरण का मान क्या होता है? शून्य। तो आप देख सकते हो इन दोनों वक्रों में, यहाँ पे भी जो त्वरण है, क्योंकि वेग में परिवर्तन क्या है? 0 है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण का मान क्या होगा? 0। इधर भी वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इधर त्वरण का मान भी क्या होगा बेटा? शून्य। तो इन दोनों ही वक्रों में त्वरण का मान शून्य और एक समान गति को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार आती है एक समान त्वरित गति। तो आगे बात करते हैं एक समान त्वरित गति क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक समान त्वरित गति।
तो एक समान त्वरित गति क्या होती है कि कण की ऐसी गति जिसमें कण का त्वरण क्या हो एक समान, अर्थात कण के त्वरण में परिवर्तन क्या हो, शून्य हो। कण की ऐसी गति जिसमें कण का जो त्वरण है वो क्या हो, एक समान हो, अर्थात कण के त्वरण में परिवर्तन क्या हो बेटा, शून्य हो। तो इस प्रकार की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। क्लियर बेटा, ध्यान रखना, एक समान त्वरित गति में कण का त्वरण क्या होगा, कण के त्वरण में परिवर्तन क्या होगा बेटा, शून्य होगा, यानी जो कण का त्वरण है वो क्या होगा, नियत। यदि मैं एक समान त्वरित गति के लिए परिवर्तन आलेख यदि मैं खींचना चाहूँ या बनाना चाहूँ तो वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, इधर देखिए। तो परिवर्तन वक्र बनाएंगे हम एक समान त्वरित गति के लिए, तो बेटा वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। यदि मैं वेग और समय के मध्य में, इधर मैंने वेग ले लिया, इधर मैंने समय ले लिया, तो यदि मैं वेग और समय के मध्य में परिवर्तन वक्र बनाना चाहूँ एक समान त्वरण के लिए, तो वो कुछ इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेग और समय के मध्य में जो वक्र का ढाल होता है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, त्वरण को, यानी वक्र का ढाल त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा। और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु पर, चाहे बिंदु ए की बात करूँ, चाहे मैं बिंदु बी की बात करूँ, चाहे मैं बिंदु सी की बात करूँ, इन तीनों ही बिंदुओं पर जो कण का त्वरण है वो हमें क्या प्राप्त होगा, एक समान प्राप्त होगा। क्लियर। तो जो परिवर्तन वक्र है वेग और समय के मध्य में इस प्रकार से सीधी रेखा, वो किसको बताएगी, कण की एक समान त्वरित गति को रिप्रेजेंट करती है, बताती है। और यदि मैं इसी वक्र को त्वरण और समय के मध्य में बनाना चाहूँ, तो यदि मैं इसी वक्र को त्वरण के मध्य में और समय के मध्य में बनाना चाहूँ तो बेटा कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये भी क्या बता रहा है कि समय का मान बढ़ रहा है लेकिन कण के त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं है। यदि मैं इस बिंदु पर कण का त्वरण जैसे मान लेता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यदि मैं बिंदु इस पर पी पर कण का त्वरण मान लेता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं क्या दिखूंगा कि इस बिंदु पर भी, यानी इस जगह यानी क्यू बिंदु पर भी कण का त्वरण क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। समय का मान तो बढ़ रहा है लेकिन कण के त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं है। तो बेटा ये दोनों जो परिवर्तन वक्र हैं वो किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, कण की एक समान त्वरित गति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा इस प्रकार से मैंने आपको एक समान गति के लिए और एक समान त्वरित गति के लिए मैंने परिवर्तन वक्र बनाए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एक समान त्वरित गति के समीकरण। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा एक समान त्वरित गति के समीकरण, यानी कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है तो उसके गति के समीकरण क्या होंगे। क्लियर बेटा। तो एक समान त्वरित क्या होती है कि यदि कोई भी वस्तु के त्वरण के परिमाण में समय के साथ में, यदि किसी वस्तु के त्वरण के परिमाण में तथा दिशा में समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वस्तु की इस प्रकार की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। दोबारा से सुन लीजिए, यदि किसी वस्तु के त्वरण का परिमाण एवं दिशा समय के साथ में परिवर्तित ना हो, क्लियर, तो वस्तु की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। एक समान त्वरित गति में क्या होता है कि यदि वेग और समय के मध्य में, यदि वेग और समय के मध्य में कोई भी आलेख खींचा जाए या कोई भी वक्र खींचा जाए तो उसका जो वक्र का ढाल है वो किस बात को प्रेजेंट करता है, एक समान त्वरित गति को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमने अभी आपको बताया। ध्यान रखना, यदि वेग और समय के मध्य में वक्र आलेखित किया जाए या वक्र खींचा जाए तो उस वक्र का ढाल किस बात को रिप्रेजेंट करता है, एक समान त्वरित गति को रिप्रेजेंट करता है। और ध्यान रखना कि एक समान, यदि मैं बात करूँ त्वरित गति में, जो वेग और समय जो आलेख है एवं समय के मध्य का जो क्षेत्रफल है वो किसको बताता है बेटा, त्वरण के मान को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर आ गई बात समझ में। तो यदि मैं बात करूं कि एक समान त्वरित गति में, तो एक समान त्वरित गति में विभिन्न भौतिक राशियों का मतलब है जैसे विस्थापन, विभिन्न भौतिक राशियों का मतलब होता है विस्थापन x, वेग b और समय t के मध्य संबंध। एक समान त्वरित गति में विस्थापन x,
वेग v और समय t के मध्य जो संबंध या जो समीकरण प्राप्त होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, गति के समीकरण। ध्यान रखना, एक समान त्वरित गति में विभिन्न भौतिक राशियां जैसे विस्थापन x, वेग v और समय t के मध्य में जो समीकरण प्राप्त होते हैं या जो संबंध व्युत्पन्न होते हैं, उन्हीं समीकरण को, उन संबंधों को अपन क्या बोलते हैं, गति के समीकरण। अच्छा, गति के समीकरण ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली जो विधि है, यानी ना गति के समीकरण ज्ञात करने की दो विधियां हैं। यदि कोई भी वस्तु एक समान गति के साथ यदि गतिशील है तो बेटा उसके जो समीकरण है उसके निकालने के दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है आलेखीय विधि। पहली विधि है जो कौन सी बेटा, आलेखीय विधि, या अपन इसको बोलते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि। और दूसरी विधि है जो बेटा वो है कलन विधि। कलन विधि या अपकलन विधि। क्लियर बेटा? तो ध्यान रखना, एक समान त्वरित गति के समीकरण ज्ञात करने की दो विधियां हैं, आलेखीय विधि या उसे बोलते हैं ग्राफीय विधि, और नंबर दूसरी है कलन विधि। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आलेखीय विधि द्वारा एक समान त्वरित गति के आलेखीय विधि द्वारा एक समान त्वरित गति के समीकरण किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे।